नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है और हम तो बोलेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जो पिछली बार भी हमारे साथ थे और हमने तय किया था कि जिस धारा पर हम या जिन विषयों पर हम पिछले हफ्ते बात करके रुक गए थे, आज उससे आगे बात करेंगे। पर मुझे लगता है कि उसका संदर्भ धीरे-धीरे बदलता जा रहा है, क्योंकि जो व समय है, वक़्त है, वो जब गुज़रता है तो नए सवाल भी खड़े कर देता है। इसलिए मैं अखिलेश जी से उनका स्वागत करते हुए सवाल पूछूँ, उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अखिलेंद्र जी जब पिछली बार हमारे साथ आए थे तो उन्होंने जो बात कही थी, मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में तो उसका स्वागत जितना हुआ, उससे ज़्यादा स्वागत विदेश में हुआ। कनाडा से लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, अमेरिका से फ़ोन आए कि ये तो संदर्भ बिल्कुल हिंदुस्तान की आज की समस्या से जुड़ा हुआ है और वहीं से मेरे सामने सवाल आया कि मैं अ, सवाल को कुछ अलग ढंग से पूछूं और जानना चाहूं कि उनका उन सवालों का भी मतलब क्या है और उनके उत्तर क्या हैं? क्या उत्तर शास्त्रीय होने चाहिए? क्या उत्तर प्रैक्टिकल होने चाहिए या उत्तर वो होने चाहिए जो भविष्य को सँवारें? अखिलेश जी, मेरे सामने पिछले दिनों की स्थिति साफ हुई। वो साफ ये हुई कि पूरी दुनिया या हमारा देश अंततः चलता है अर्थव्यवस्था की दिशा से। अगर उस अर्थव्यवस्था में गरीब का हिस्सा नहीं है, वंचित का हिस्सा नहीं है, नौजवानों का हिस्सा नहीं है या देश में जितने भी वंचित वर्ग हैं उनका हिस्सा नहीं है, मैं चाहे मुसलमानों की बात करूं या दलितों की बात करूं या पिछड़ों की बात करूं, अफ़सोस की बात है कि कुछ दिखाई नहीं देता कि इन्हें कुछ हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा और धीरे-धीरे परिभाषाएँ सिकुड़ती जा रही हैं। जैसे पहले हिंदू की परिभाषा होती थी, मुसलमानों और क्रिश्चियंस के अलावा जितने लोग हैं, वो सब हिंदू धर्म के हिस्से हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्ध और धर्म, वो भी हिंदुओं में शामिल होते थे, बाबा साहब ने बौद्धों को अलग किया। मेरा सवाल ये है कि ये जो अलग करते जा रहे हैं, उन लोगों को जिनको ये हिंदू धर्म में मानते हैं, उनके लिए भी तो अर्थव्यवस्था में कोई हिस्सा नहीं है और चूंकि हिस्सा नहीं है इसलिए ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिससे लोगों का ध्यान अर्थव्यवस्था की कमजोरी के ऊपर या उसमें अपने हिस्से को लेके जाए ही नहीं और उसका नतीजा ये है कि ऐसे-ऐसे विषय सामने लाए जाते हैं, ऐसी बहसें सामने लाई जाती हैं कि हमारा ध्यान अर्थव्यवस्था से जाए नहीं। चुनाव में ये कोशिश बहुत ज्यादा होती है और चुनाव के बाद ये कोशिश एक परमानेंट रूप पकड़ लेती है और कहीं पर लोगों को अर्थव्यवस्था के सवाल के ऊपर वो कैसे सबके हित के लिए हो या कम से कम बहुसंख्यक हितों के लिए हो और मैं बहुसंख्यक से अगर हिंदुओं को भी कहूं तो उनके हित में भी अर्थव्यवस्था नहीं खड़ी है। ये अर्थव्यवस्था उच्च वर्ग के साथ खड़ी है, निम्न वर्ग के साथ, वंचित के साथ नहीं खड़ी है, कमजोर तबके के साथ। तो इसका असर क्या होगा? हमारे यहाँ भी कुछ अफ्रीकी जैसी स्थिति पैदा होगी। अब इस सवाल का मैं एक हिस्सा और जो आपसे पूछना चाहता हूँ, वो सिंपली ये कि ये जो लोगों की भी एक कमजोरी है जो अर्थव्यवस्था के सवाल के ऊपर बात ही नहीं करते या बात करना नहीं चाहते, या तो उनको इतना अज्ञानी या स्वप्नदर्शी या अस्वप्नदर्शी जैसा भी कहें बना दिया गया है कि लोग उन सवालों के ऊपर बात करने से कतराते हैं या करना नहीं चाहते जिन सवालों से उनका रोज का रिश्ता है, उनके बच्चों का रिश्ता है, पूरे परिवार का रिश्ता है। वो चाहे विभिन्न तबकों से जुड़ा हो, जैसे किसान हैं, जैसे बेरोजगार हैं, इनसे कोई रिश्ता हो, नौजवान हैं, बीमार हैं, जिनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है। ये सब सवाल लोगों के दिमाग से बाहर हैं और इन्हें बाहर करने में हमारी व्यवस्था का, जिसका एक बड़ा हिस्सा मीडिया है, नेता तो हैं ही, वो भी इसका हिस्सा है। पर जो सबसे बड़ा दुख होता है कि जो वामपंथी दल हैं, जो इन सवालों को समझते हैं, वो नहीं उठाते, कांग्रेस नहीं उठाती, विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी नहीं उठाती, वो विपक्ष में है और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, जो इन समस्याओं की जड़ में एक मुख्य कारक है,
वो तो उसके लिए ये एक स्वर्गीय स्थिति है कि कोई उन सवालों को उनसे करता ही नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो स्थिति का जाल हमारे आसपास फैल गया है और हम चाहें या ना चाहें, हमारी अर्थव्यवस्था इस देश के बुनियादी ढांचे को तोड़ने में एक बड़ा रोल प्ले करेगी। इससे कैसे बचा जाए? इसका भाष्य क्या हो? इससे लड़ने की रणनीति क्या हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि वामपंथी जो व्याख्याएं हैं वो आमतौर पर शास्त्रीय व्याख्याएं हैं, और शास्त्रीय व्याख्याओं का जो संदर्भ है वह अमूमन यूरोप में चले डिबेट से है। तो अभी भी जैसे आप देखिए, फासीवाद विरोधी मोर्चा, रेफरेंस में हिटलर और मुसोलिनी आते हैं। बहसें जो होती हैं वो भारत के संदर्भ में, यह जो अधिनायकवाद है, यह जो तानाशाही विकसित हो रही है, इसके रूप क्या हैं और इन रूपों पर आम जनता कैसे इससे प्रभावित हो रही है, वह जो प्रश्न उनका है, जो उनके भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ है, उस पर खड़ा होकर के उस तरह की भाषा, उस तरह की बोली, उस तरह की संवेदना व्यक्त करने की जगह एक आप बड़ी बड़ी बातें करके एक इंटेलेक्चुअल टेरर तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसे एक भौतिक ताकत नहीं बना सकते। तो वामपंथ की तो यह एक समस्या रही है। कांग्रेस की एक समस्या रही है, यह भी शास्त्रीय युग में ही लौटना चाहती, या मान लीजिए पूरे समाजवादी आंदोलन तो व्यक्तियों के इर्द गिर्द, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, यहां तक वो अपनी पूरी बहसों को केंद्रित कर देते हैं। दरअसल आज के दौर का जो विरोधाभास है, आज के दौर की जो सच्चाई है, वह न नेहरू के दौर की सच्चाई थी, न गांधी जी के दौर की सच्चाई थी। समानताएं आपको मिल सकती, लोहिया जी के भी जमाने के दौर की सच्चाई नहीं थी। जाति विनाश डॉक्टर अंबेडकर के भी दौर की ये सच्चाई नहीं। डॉक्टर अंबेडकर तो हिंदूवाद से लड़ रहे थे। हिंदुत्व की यह चुनौती तो उनके सामने उस रूप में अगर आई भी तो सावरकर की फिलॉसफी के बतौर आई, और उसको किसी ने स्वीकार भी नहीं किया। तो आज के दौर में मैं जो महसूस करता हूं भारत के संदर्भ में, न तो परंपरावादी होने की जरूरत है, न तो आधुनिकता के नाम पर अपने मौलिक सृजन को खोने की जरूरत है। आज के दौर के अंतर्विरोध को हमको देखना होगा। आज का जो दौर है वह दौर बहुत सारे ऐसे पुराने परिभाषाओं को भी बदलने का है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ डिस्टॉर्शन आ गए। जैसे आप देखिए, राजनीति के मामले में ये कह दिया जाता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। तो साम दाम दंड भेद जिसकी कल्पना की गई थी, उसमें पहला शब्द था साम। मैंने उस समय तो कोई बड़ा एक राष्ट्र नेशन वाइड नहीं था, छोटे छोटे राज्य थे। चाणक्य भी उस राज्य को देख रहे थे। तो पड़ोसियों के साथ रिश्ते में वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की वकालत करते थे। अब वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को मैंने धूर्तता पूर्वक राजनीति का पर्याय मैकियावेली से मिला दिया गया। राजनीति में सब कुछ चलता है, और कुछ महान पुरुषों ने ऐसा कर दिया कि एवरीथिंग इज फेयर इन वार एंड लव को एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। तो मैं ये कह रहा था, अब इसके खिलाफ कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, नैतिक मूल्यों का बड़ा ह्रास हो रहा है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। तो एक शास्त्रीय जवाब की तलाश करने लगे।
उनको समझाना होगा कि राजनीति की भूमिका क्या है, समाजशास्त्र की भूमिका क्या है। अब जैसे हमारे देश में अभी भी गांव गांव में कल्पनाएं हैं कि भाई लक्ष्मी जी तो कहीं रुकती नहीं, और जिसको आती है छप्पर फाड़ के आती। तो कभी टाटा बिरला के पास आती थी या अंबानी अडानी के पास आती। तो ये हमारा कॉमन सेंस बना हुआ। इस कॉमन सेंस से जो आपको निपटने का तरीका है, वह आप उधार लिए हुए शास्त्रीय ज्ञान से, या देश में ही आप एक शास्त्रीय ज्ञान उसका विकसित करना चाहते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से आप इस चुनौती को, जैसे गांधी जी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो एक बात समझते थे कि जो प्लेनेट का खतरा है, जो मैं मार्क्सवाद में भी देखता हूँ, प्लेनेट के खतरे को सब लोग शिनाख्त करते, इन्वायरमेंट के खतरे को शिनाख्त करते। तो गांधी जी यह समझते थे कि पहले हमको जो बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप है हमारे राजनीतिक मामलों में, चाहे वो पाकिस्तान के नाम पर हो या जिससे भी हो, उसको रोका जाए। तो उन्होंने एक व्यवहारिक ज्ञान भी दिया उस दौर के लिए। समाज सिंपल था, संवेदनाएं सिंपल थी। तो गांधी जी ने एक पूरी व्याख्या की कि हम कम से कम अपने देश को चला लेंगे, पड़ोस के साथ हम सभ्य रिश्ते में रख करके फिर खींच ले आएंगे, हमारे इलाके में बाहर का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो उस समय का जो व्यवहारिक संकट था, गांधी जी उस व्यवहारिक संकट का सैद्धांतिक राजनीतिक सवाल हल कर रहे थे। इसीलिए 1920 में ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ गांधी गांव गांव में पहुंच गए, साउथ के भी गांव में पहुंच गए। हथियारबंद संघर्ष के लोग भी गांधी जी को स्वीकार कर लिए। गांधी इस मामले में एक परा व्यक्तित्व के बतौर उभर के आते। तो बिल्कुल और कुछ बात नहीं थी, वो राजनीति की जो उनकी सर्व सामान्य की समझ और कला थी गांधी जी की, और जितने प्रश्न थे उनके निजी थे, व्यक्तिगत थे। तो गांधी जी ने जैसे, अब गांधी जी जैसा आदमी कहता हो कि धर्म का राज्य के मामले में दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म की भी मर्यादा स्थापित करनी थी और राजनीति की भी स्वायत्ता स्थापित करनी थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस समय गांधी की तरफ लौटो, जयप्रकाश की तरफ लौटो, नेहरू की तरफ लौटो, इसमें शास्त्रीय ज्ञान तो आप दे सकते हैं, लेकिन किसी की तरफ लौटने से मार्क्स की ही तरफ लौट के क्या पाइएगा? ये तो कोई औद्योगिक युग नहीं है ना, यह तो वास्तव में वित्तीय युग है। दो बड़े सेंटर से, आपका अमेरिका है, लंदन है, पूरा फाइनेंस कैपिटल पर उसका कंट्रोल है। वो जैसे चाह रहा है वैसे आपकी इकोनॉमी, आपकी अर्थव्यवस्था, आपका कंप्यूटर, सब कुछ उसके हिसाब से ऑपरेट हो रहा है। तो यह जो पूरा का पूरा प्रकरण है, इसको समझना और राजनीति में ट्रांसलेट करना, और राजनीति में मैं समझता हूं कि किसान नेता और किसान आंदोलन ज्यादा बेहतर ढंग से व्याख्यायित कर दे रहे हैं। वो अभी इनकी आर्थिक जो, माने ये 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई है, यहीं तक नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि भाई, अब ये कह रहे हैं कि 10 साल में मशीन बदल दो, 15 साल में ट्रैक्टर बदल दो, बीज बदल दो, तो हमारे पास अपना क्या रह जाए? कल धीरे 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 हमारा जो पूरा जमीन सिस्टम है, उत्पादन सिस्टम है, इस पर इनका कंट्रोल हो जाएगा, और ये भारत सरकार का कंट्रोल नहीं होगा। ये जो भी कंट्रोल होगा, ये एमएनसीज का होगा, बाहर की कंपनियों का होगा, मल्टीनेशनल्स का होगा। तो देखिए, वो अभी अभी वो बहुत, अगर सर्वसाधारण की भाषा में कहिए, जिसको आप कह सकते हैं कि गांव की भाषा में कहिए, तो वो राजनीति की परख है उनके पास। ऐसा नहीं होगा गैर राजनीतिक हो जाए। अगर कल उनको ये लगने लगे कि नहीं, हिंदुस्तान एक ऐसा भी विपक्ष कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो हमसे बढ़ करके अर्थनीति और किसान नीति पर काम करेगा, देखिएगा वो खुल के आपका समर्थन करने लगे।
ऐसा नहीं है कि वो राजनीति से भागे हुए लोग हैं, पूरा विमर्श उनके राज्य के साथ टकराव में है, और वो आज के दौर में एडवांस दे रहे हैं। जैसे वो ये नहीं कह रहे खाली भाजपा हराओ, कह रहे हैं भाई विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, योगी जी को जिताओ तो विपक्ष मजबूत होगा। अब इससे बड़ी बात क्या होगी भाजपा हराने के लिए? आज भारतवर्ष में वो नरो मरो या कुंजरो वाली भाषा जो बोल रहे हैं, उससे आप अर्थ निकाल लीजिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष में आए बैठे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एक सैद्धांतिक अस्पष्टता और डेफिसिट है, थ्योरेटिकल डेफिसिट है, उसका भी हमारा राजनीतिक सामाजिक तंत्र कमजोर है। आज मैं ये कह रहा हूं कि शास्त्रीय ज्ञान केवल आप इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन से नहीं, अनुभूतियों का भी बहुत बड़ा सार संकलन करना है, और उसके लिए नेताओं को जनता के साथ एक रूप होना पड़े। जो मैं ये देखता हूं कि देखिए दो अनुभव है। चंद्रशेखर जी को मैंने, जो दिल्ली में डब्ल्यूटीओ के खिलाफ बैठक हुई तो उसके प्रेसिडियम में मैं भी था, बीपी सिंह और एसपी शुक्ला सब लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज किया। दो व्यक्तित्व तो मेरे सामने आए जिनको मैंने देखा हो। चंद्रशेखर जी सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे, तो उनका जो सोशलिस्ट भाव था उभरे और उन्होंने डब्ल्यूटीओ और मल्टीनेशनल्स का विरोध किया। बीपी सिंह का कोई सोशलिस्ट बैकग्राउंड नहीं था, न उस लेवल का मैं समझता हूं उन्होंने कोई अध्ययन भी किया, लेकिन उनकी अनुभूतियां इतनी तगड़ी थी कि 86 में जो पॉलिसी उन्होंने लिया, तो 2002 में जो सम्मेलन हो रहा था, मैं देखा उसको एकदम पलट देना चाहते, क्योंकि वो अपने अनुभव से सीखे थे कि अमेरिका पूंजी का विस्तार कैसे दुनिया में करती। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब चीजों से सीख करके आज भारतवर्ष में एक नए सिद्धांत को जो व्यवहार से उभर के आ रहा हो, उसे समझने और गढ़ने की जरूरत है। आप देखिए भाषाएं बदल गई। 70 के दशक के आप भी साक्षी हैं, हम भी साक्षी हैं। हम भी उन दिनों हॉस्टल में आए, तो हर हॉस्टल में हम भी गोष्ठी चलाते थे, बैठते थे। हर हॉस्टल में गोष्ठियां चलती थी, और उस समय वाशिंगटन और क्रेमलिन को लेके बहसें भी होती थी। बीडीएन शाही से लेके नामवर सिंह हॉस्टल्स में आते थे। तो मैंने उस समय देखा कि पूरी जो बहसें हो रही थी, उसका जो चरित्र उभरा वो आइडियोलॉजिकल था। पूरे यूरोप में भी आंदोलन चला, उसका पूरा चरित्र आइडियोलॉजिकल था। जो अस्मिता गढ़ी जा रही थी वो आर्थिक अस्मिता थी 70 के दशक। 80 के दशक में हम आते हैं, देखते हैं वो पूरा जो विमर्श था, हालांकि मैं एक बड़े आंदोलन का प्रोडक्ट था, छात्र आंदोलन में आया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेके बीएचयू और जेएनयू में भी हमारे सहकर्मी सहयोगी विस्तार दिए, अध्यक्ष बनाए। तो मैंने ये देखा, लेकिन 80 के दशक की पूरी बहसें हमने देखी, एकदम बदली हुई थी। उसमें केवल वर्गीय अस्मिता की चर्चा नहीं रह गई, उसमें धार्मिक अस्मिता की भी बात आ गई, उसमें जातीय अस्मिता की भी बात आ गई। तो 90 तक तो आते आते पूरा विमर्श ही बदल गया, कमंडल और मंडल की बहसें होने लगी। तो आर्थिक संकट पर वर्गीय अस्मिता जब गायब हो गई, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों को देखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने सांगठनिक सांचे में कोई बदलाव नहीं किया। कितनी बड़ी ऊर्जा आई थी, धीरे धीरे या तो रिटर्न टू हाउस हो गए, या बैठ गए, या कोई आज कांग्रेस में चला गया, कल यहाँ चला गया, और सोशलिस्ट तो छोटे छोटे गुट बना के एक विमर्श बना ली। तो जो सोसाइटी की एनर्जी थी, उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए जो ताकत बननी थी वो ताकत बनी ही नहीं। लेकिन मैं अभी यह शुभ लक्षण देखता हूं कि नए सिरे से भी कुछ सोच शुरू हुई है कि यह जो संकट है, डिक्टेटेड संकट है, ये जो असमानता बढ़ रही है, चाहे ऑक्सफैम का रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत दिन से रिपोर्ट आ रही है, 10% पूरी दुनिया का वेल्थ है उनके हाथ में,
और कैसे मेडिसिन में, आप जानते हैं, आप ही की बहुत अच्छी रिपोर्ट थी कि कैसे ये सब बीमारियां फैलाई जा रही हैं, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बीमारियां नहीं है, बीमारियां हैं, लेकिन इन बीमारियों को कैसे इसमें भी प्रॉफिट बनाया जाए, कोरोना पीरियड में भी कैसे पूंजी बना ली जाए, ये बहुत एपरेंट है। लेकिन हम कोई इसका कारगर जवाब देने के लिए नहीं, कभी हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म पर रुक जाते हैं, कभी हम इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन हमारे देश में कैसे एक जनपक्षीय पूंजी का विकास हो, नए किस्म का हमारे देश में एक आर्थिक तंत्र बने जो किसी समाजवादी मुल्क का मॉडल न बने, किसी पूंजीवादी मुल्क का मॉडल न बने, जो हमारे अपने कृषि से लेके छोटे मझोले उद्योगों को नए सिरे से उनके बाजार की सुरक्षा की गारंटी करे। यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आप कहीं विमर्श में नहीं देखेंगे। अरे भाई, अगर मल्टीनेशनल्स और कारपोरेट मार्केट में आपका कंट्रोल करेंगे, तो मैं पूछता हूं कि जो लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एमएसएमई की बात करते हैं, छोटे मझोले उद्योग की बात करते हैं, या राष्ट्रीय पूंजी की बात करते हैं, या आर्थिक राष्ट्रीयता की बात करते हैं, उनका तो पहला सवाल होना चाहिए कि बाजार जिस तरह से इंक्रोच कर रहा है, इस बाजार पर कैसे कंट्रोल किया है। अटल जी ने जितना क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन था सब हटा दिया। कहां अमेरिका की पूंजी, कहां उनका मार्केट में फैलाव, कहां हम नहीं टिक पाए। हम कहां से टिकते। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज के दौर में हमको कैसे आज अपनी ही, मैं किसी देशज की बात नहीं कर रहा, मैं आधुनिकता की बात कर रहा हूं। भारत अपने आधुनिकता का, अपने वर्ण का भी और अपने वर्ग का राजनीतिक प्रश्न हल करे, सामाजिक सवाल खड़ा करे, यह भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और उसमें एक व्यक्ति से नहीं हल होगा, चाहे कोई विदेश में हो, चाहे हमारे देश में हो। अब बीच बीच में गवर्नेंस ही बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। गवर्नेंस में अरविंद केजरीवाल गवर्नेंस के अलावा कोई बात ही नहीं करते। आज जिसको देखिए वो सब कहता है कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूं, बहुत बड़ा पुजारी हूं। अरे भाई, इस पर कौन आपसे सर्टिफिकेट मांग रहा है। आप जनता, आपकी लाइफ तो सब जानते हैं कैसी। आप गेरुआ वस्त्र पहन के अपनी लाइफ, जो लोग गेरुआ भी पहने थे, अतिक्रमण करके राजनीतिक सत्ता पर आकर के एक कैरिकेचर हो गए। डेमोक्रेसी का उनको मतलब ही नहीं, हर चीज को ठोक दो की भाषा में बोलते हैं। उसके हमारे सबसे बड़े प्रमाण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब उनको समाज ज्ञान का क्या अध्ययन है। वही अध्ययन है जो उन्होंने अपने यहां पढ़ा है, जिस अध्ययन में जातीय गिरोहों का, सामाजिक गिरोहों का, उसी की राजनीति, इसको जोड़ो उसको तोड़ो, इसको ठोक दो उसको ठोक दो। लेकिन आज भी अगर आप देखिए, आज अगर कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अभी बीजेपी को हराने के लिए बहुत कुछ करना है, तो इसमें जितना हिंदुत्व की ताकत है, उससे ज्यादा कमजोरी विपक्ष की है। विपक्ष आज भी कोई माकूल क्रिटिक नहीं पेश कर पा रहा। तो मैं ये इस सवाल को आपके सामने रख रहा हूं कि आज के जो दौर है, इसी में से कुछ नई चीज उभर रही है। और उसमें आपका किसान आंदोलन, आपके युवा आंदोलन, आपका मजदूर आंदोलन और आपका नागरिकता आंदोलन इसमें उभरेगा और एक नया कंस्ट्रक्ट हिंदुस्तान के सामने आएगा। अखिलेश जी, ये सारी बात समझ में आती है आपकी, लेकिन जो दो बड़े कारक हो सकते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हमेशा प्रभावित किया, एक तो शिक्षक समुदाय और दूसरा छात्र जो इंटर से ऊपर के क्लासों में जाते हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया कि हॉस्टल्स में पहले कैसे बातचीत होती थी। ये दोनों तबके देश में भविष्य में आने वाली आर्थिक चुनौतियों के खतरे से ही अनजान हैं। उनकी समझ में नहीं आता है कि ये इस खतरे के ऊपर बातचीत करनी या नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। शिक्षक और छात्र, और वो इसको एक तरफ कर देते हैं।
मैं छात्र 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, शिक्षक भी 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी तो बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि इनमें से 5%, 10% अवश्य चेतनशील होंगे, उर्वर दिमाग के होंगे, समस्याओं को समझते होंगे। उसमें चाय पे, खाने पे, जब स्टाफ रूम में बैठते हैं तो बात होती होगी, या अपने घर की समस्याओं से प्रभावित नौजवान जो इंटर के, बीए के में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज हों या नॉर्मल एजुकेशनल कोर्सेज हों, इनमें पढ़ करके इसके बाद की चुनौतियों को लेकर के कुछ तो बात करते होंगे। हमारे पास तो कहीं से खबर ही नहीं आती कि अर्थव्यवस्था जो आज की जिस तरह से चल रही है, और आपने जैसे कहा कि ये अर्थव्यवस्था कुछ हाथों में सिमटती चली जा रही है लगातार, और हमारे देश के पूंजीपति हमारे देश के नहीं है, बल्कि बल्कि बड़े कॉरपोरेट्स के दलाल हैं, किसी भी क्षेत्र के हों। ये जो खतरा पैदा हो गया है कि दिमाग ही कुंद हो गया है, या दिमाग को ही ताला लग गया है अपने आप, बिना किसी की लगाए, और वो भटकता जा रहा है, कभी सिनेमा की दुनिया में, कभी पोर्न फिल्म की दुनिया में, और कहीं धार्मिक अंधविश्वास में, या धार्मिक सवालों के ऊपर, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तरह का हो, वो अपनी सारी समस्याओं का हल धर्म में तलाश रहा है, भगवान की पूजा में तलाश रहा है। और योगी जी उसके सबसे बड़े इस समय ब्रांड एम्बेसडर हैं कि अगर कुछ करना है तो राम के मंदिर में जाओ, शिव के मंदिर में जाओ, कृष्ण के मंदिर में जाओ। इससे कैसे लड़ा जा सकता है? बाकी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, पर बिना सवालों के, या तो ये अपने अंतर्विरोध की वजह से खुद ढहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा। पर क्या कोई तरीका हो सकता है कि इसकी शुरुआत हो? देश में कोई व्यक्ति तो दिखाई नहीं देता जो इन सवालों को लेकर के एक आवाज उठाए, या कम से कम आवाज उठाने की शुरुआत करें। अखिलेश जी। देखिए, मैंने कहा ना, जैसे युग बदलता है तो ज्ञान के स्रोत भी बदलते हैं। पहले जो ज्ञान का स्रोत था वो सिद्धांतों से डेराइव था। जैसे हम यूनिवर्सिटी में जब आए हैं 75-76 में, हम सोशल सेक्रेटरी भी थे, 82 में प्रेसिडेंट भी हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो मैंने ये विमर्श के तरीके भी देखे, बदले। उस समय ज्ञान का जो स्रोत था उसकी अथॉरिटी फिलॉसफी और उसकी अथॉरिटी आइडियोलॉजी हुआ करती थी। मार्क्स के ये कमेंट हैं, लोहिया जी की ये कमेंट हैं। देखिए, उस तरह का ज्ञान का विमर्श आप देखेंगे तो बहुत छोटे से एक समूह में, मार्क्सिस्ट के एक समूह में रह जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि इन पूरे प्रश्नों की समझ में जिन लोग आते हैं उसमें एक हमारे लिए प्रभात पटनायक भी है। लेकिन प्रधान मैंने प्रभात पटनायक को जो मैं देखता हूं, वित्तीय पूंजी की जितनी अच्छी समझ उनके पास है, जो अथॉरिटी है उनके पास, जितना एक व्यापक कृषि वगैरह और कैसे छोटे उद्योगों को बचाना, कृषि को बचाना, यह मार्क्सिज्म की जो उन्होंने व्याख्या की है, मैं समझता हूं कि उस पर एक प्राधिकार है उनका। लेकिन प्रभात पटनायक को न्यू मैंने पीपुल्स डेमोक्रेसी और लोक लहर सीपीएम के बाहर कुछ गोष्ठियों में आप सुन सकते हैं कि किसी बड़े विमर्श में हम प्रभात पटनायक जी को नहीं सुनते। जबकि एक नया मॉडल गवर्नेंस का उन्होंने भी केरला में देने की कोशिश की थी। या जैसे एसपी शुक्ला हैं, अभी भी जीवंत प्रमाण है कि कैसे बीपी सिंह ने अंबानी बंधुओं के सामने घुटना नहीं टेका, और कैसे बीपी सिंह के आउस्टर में सबसे ज्यादा मिठाई अंबानी बंधुओं ने बधाया। कुछ लोग कहते हैं हाँ हाँ बीपी सिंह के किए थे तो, लेकिन नस्लीवादिया की बात वो नहीं थी। बीपी सिंह समझते थे कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था को बचाना और इसको विस्तार देना, ताकि जो जनता है उसका भी इसमें से बन सके। इसलिए एक परिवार को इतना अधिकार नहीं दे देना चाहिए कि सब इंडस्ट्रीज को वो निगल जाए, इसलिए मैं लड़ते। आपने नाम लिया इसलिए मैं साफ कर दूं
जितनी मेरी जानकारी है वीपी सिंह जी के पूरे टेन्योर को लेकर के, नसली वाडिया साहब तो सर से पैर तक जोर लगा के रह गए, उनकी वीपी सिंह से मुलाकात भी नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई। वो सिर्फ अरुण जेटली और अरुण नेहरू तक सीमित रहे। उनका उनका इंडियन एक्सप्रेस का झगड़ा एक चला, लेकिन वो वीपी सिंह के पास नहीं पहुंच पाए, चाहे वो प्रधानमंत्री बनने से पहले हो और अखिलेश जी चाहे प्रधानमंत्री बनने के बाद हो। तो मैं इसलिए जो वही आप ही की बात मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि बहुत इग्नोरेंट जर्नलिस्ट को भी मैं सुनता हूं, क्योंकि हमने तो दादरी किसान आंदोलन में बीपी सिंह के साथ मिल के किसान आंदोलन खड़ा किया, और जब तक बीपी सिंह थे तब तक फिनांस कैपिटल डब्ल्यूटीओ के खिलाफ मिल के जब लड़ा, तो मैं किसी एक सैद्धांतिक व्यक्ति के साथ नहीं मिल के लड़ रहा था, एक व्यक्ति की अनुभूति वाले व्यक्ति के साथ मिल के लड़ रहा था, जो मुझसे पहले, मैं एक बार आजमगढ़ में एक ही गाड़ी से हम लोग आ रहे थे, उस समय वो जर्नल भी भागवत हम लोगों के साथ बैठे थे। मिर्जापुर से जब हम बनारस पहुंचे तो उन्होंने हमसे कहा कि अखिलेश आप कहाँ जाएंगे, मेरी गाड़ी पीछे थी। मैंने कहा मैं तो यहीं उतरूंगा, कहन में मैं जरा दर्शन करने जा रहा हूँ। तो चले गए देखने के लिए मंदिर, तो मैं उतर गया। उसी बीपी सिंह को मैं जब 2004 और 5 में देखता हूं तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी उससे संबंध नहीं जोड़ पाया। तो एक व्यक्ति को मैं गांधी जी में भी ये देखता हूं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, बीपी सिंह का अलग रोल था, उनके अपनी कमजोरियां थी, अच्छाइयां थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं जिस क्रिटिकल नजरिए से वॉच करता था उसमें एक व्यक्ति का भी मैं विकास देखता था, और वो बेसिकली कंसर्न था कि एक हेल्दी इंडियन इकोनॉमी हमारे देश में आए, और वो बहुत इधर उधर के लोगों से नहीं, उनके बड़े सेलेक्टिव लोग थे, जिसमें आप भी एक थे। प्रोफेसर मैंने एसपी शुक्ला जी जो भारत के वो थे फिनांस सेक्रेटरी, वो भी थे, तो वो उनका मैं इंटरेक्शन देखता। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कंप्रोमाइजेस नहीं किए या जो भी बातें हो, लेकिन मैं एक आदमी का विकास देखा, मरते समय तक मैंने देखा। तो मैं इस बात को कहना आपसे चाह रहा था कि यह जो दौर है, इस दौर में बेसिकली अनुभूति से एक सैद्धांतिक सूत्रीकरण हो रहा है, जिसमें मैंने एक किसान आंदोलन का जिक्र किया, उसकी टूटी फूटी भाषा है। वो प्रभात पटनायक को पढ़ के सैद्धांतिक सूत्रीकरण या एसपी शुक्ला या आपके और हमारे विमर्श से नहीं सैद्धांतिक सूत्रीकरण कर रहा है, वह गांव में ट्रैक्टर पर बैठ के खेती को देखते हुए सैद्धांतिक सूत्रीकरण कर रहा है कि एनफ इज एनफ। अब अगर लगाम नहीं लगाई गई तो खेती भी हमारे हाथ से चली जाएगी। अब खेती हमें नहीं जाने देना है, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है। इंडस्ट्री चली गई, उद्योग चले गए, सेवा सर्विस पूरी की पूरी प्राइवेटाइजेशन हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र ऑलमोस्ट डेड एंड में चला गया। तो अब एक खेती है, इसको बचाना चाहिए। ये एक नया सैद्धांतिक सूत्रीकरण टूटे फूटे भाषा में उनकी तरफ से आ रहा। ऐसे भी मैंने यूथ को देखा कंसिस्टेंटली इलाहाबाद में और कुछ दिल्ली में भी, युवा मंच जैसे संगठन, हल्ला बोल जैसे संगठनों को मैंने ये देखा है कि कंसिस्टेंटली वो लोग अपने ढंग से रोजगार के प्रश्न को उठा रहे हैं, किसी क्लासिकल डिबेट के पार्ट के बतौर नहीं उठा रहे। हमारी इतनी नौकरियां हैं, ये खत्म हो रही हैं, इसीलिए आज भी वो लोग अपोजिशन के प्रति क्रिटिकल है। भाजपा के आउस्टर के बारे में सोचते हैं, कहते हैं, लेकिन अपोजिशन को सिग्नल नहीं, सर्टिफिकेट नहीं देते। कर्मचारियों में भी मैं देखता हूं, जैसे अभी अखिलेश ने कहा हम पुरानी पेंशन को बहाली करेंगे, तो लोगों ने दूसरे दिन पूछ दिया, भाई पुरानी पेंशन को तो खत्म आप ही ने किया था, मुलायम जी ने खत्म किया था, आप अगर बहाली करते हैं, विश्वास ले आना चाहते हैं, तो बताइए कैसे कार्पस मनी क्या होती है? आप बताइए कि इसका बजट को पार्ट बनाएंगे, आप इसको खत्म करना है तो बताइए कि भाई ऐसे करेंगे। और बजट का पार्ट बनाएंगे तो अंबानी के ऊपर तो कुछ टैक्स लगाना पड़े। दुनिया में टैक्स लग रहे हैं, जापान में लगते हैं,
सब जगह टैक्स लगते हैं, वेल्थ टैक्स लगेंगे, इनहेरिटेंस टैक्स लगेंगे। एक आदमी के पास इतनी छूट क्यों आप दे दिए हो? तो यहाँ तो ये लोग बोलते नहीं कार्पस मनी बनाएंगे, क्या आसमान से आएगा वो कार्पस मनी? तो अखिलेश को देखिए, उस क्रिटिकल सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्ता नहीं छोड़ेंगे। उनकी भी सरकार बनती है तो लड़ेंगे। यह भी एक नए थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट को खड़ा कर रहे हैं। मजदूर आंदोलन जो ट्रेडिशनल ढंग से सोचता है, उससे परे जाने की छटपटाहट भी मजदूर आंदोलन में आपको दिखेगी। ये सब प्रश्न आपको दिखेंगे। अस्मिता का प्रश्न भी आप देखिएगा। ये जैसे लोग भयावह स्थिति में आ गए, जैसे सिखों के प्रति तो बार बार कहा गया आरएसएस के लोगों कह रहे भाई ये तो हमारे ही पगड़ीधारी भाई हैं, लेकिन उसने समझा कि ये हिंदुत्व तो बड़ा खतरनाक है, मेरी अपनी जो सांस्कृतिक सामाजिक अस्मिता है इसको चौपट कर देगी। आज तक भी इन्होंने सिखों का विश्वास नहीं प्राप्त किया, जबकि ये बराबर कांग्रेस को टारगेट करते रहे, 84 का ऐसे जिक्र करते रहे जैसे इनके हाथ खून से न रंगे हों, लेकिन आज तक भी सिख समुदाय इनके साथ नहीं खड़ा। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं, बीएचयू में हमारे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो किसी लेफ्ट वगैरह के नहीं रहे। अपनी सर्विसेज की कंडीशन 2004 के बाद जो सर्विसेज आई हैं, पेंशन से लेके जो कुछ 4-4 महीने उनको तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, तो वो लोग सोचना तो ये शुरू कर दिए कुछ गड़बड़ है। अब इसमें एक ऑर्गेनाइज ढंग से जो नेशन वाइड आइडियोलॉजी को थोड़ा सा नए सिरे से परिभाषित करते हुए तात्कालिक प्रश्नों का एक जो समूह बना करके इसका जो उनकी भाषा में सैद्धांतिक सूत्रीकरण करना है, उसका अभाव तो जरूर है। लेकिन वह भी एक प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि बौद्धिक विमर्श का भी जो स्तर है ना, वो घटना प्रधान हो गया है। तो अब क्या करिएगा, ये घटना प्रधान हो गया है बौद्धिक विमर्श, तो इसी घटना प्रधान में से कुछ चीजें आपको निकाल करके इसी को तो ले आना पड़ेगा। उनकी पूरी ये है कि ये हार जाएंगे, वो हार जाएंगे, रातों रात उनकी पूरी अवधारणा बदल जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन पूरे प्रश्नों को धीरे धीरे इसी में एक सूत्र निकलेगा, और यह सूत्र एक नए किस्म का आपके राष्ट्रीयता का भी, आपके आर्थिक राष्ट्रवाद का भी, आपके नागरिकता का भी, आपके समुदाय बोध का भी, और यह जो वर्ण वर्ग की जो अस्मिता है, इसके अंतर संबंध और अंतर संबंधों को भी व्यक्त करेगा। आज कोई खाप पुरानी दुनिया में नहीं लौट रहा है। खाप की भाषा है कि मैं दंग रह गया कि इतनी महिलाएं जो मूल ताकत हैं वो आंदोलन में उतर के आ रही है। तो खाप का तो पूरा चरित्र बदल गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनका जो और जो प्रश्न है जिसका रिजर्वेशन हो रिजर्वेशन न रखे, लेकिन वो महिला अस्मिता को तो स्वीकार कर ली, महिला अस्मिता को उन्होंने पहचान लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे ही राष्ट्रीयता की भी जम्मू कश्मीर में लोगों का बोध था कि भाई ये अच्छा नहीं किया जिन्ना ने हिंदुस्तान को बांट दिया, हिंदुस्तान में ही रहते। लेकिन बावजूद ये कश्मीर में अच्छा नहीं है जो ये रोज मार धाड़ होती है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी ने तो जो कुछ कहा था वो तो गलत साबित हो रहा है। वहां तो आतंकवाद की लड़ाइयां कमजोर नहीं हुई, पाकिस्तान का हमला भी कमजोर नहीं हुआ। तो कुछ न कुछ तो मोदी में गड़बड़ है। यह जो प्रश्न आज के 6वें वर्ष 7वें वर्ष में उठ गया मोदी के सवाल पर, यह मोदी पर सवाल नहीं है केवल, यह हिंदुत्व पर सवाल है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन लोगों की तरफ से बात आ रही है जो कभी अंधविश्वास में थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां आप उसकी कमजोर पक्षों को ले आ रहे हैं, उसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है, और इसमें भी कुछ नया निर्मित किया जा सकता है। हाँ, यह जरूर है कि महज कुछ सैद्धांतिक सूत्रीकरण करके, कुछ बड़े बड़े लेख लिख करके ये काम नहीं हो सकता है। जनता से एक रूप हो करके, जैसे किसान आंदोलन खड़ा हुआ और खत्म नहीं होने जा रहा है, किसान आंदोलन चलता रहेगा, जान लीजिए। ये युवा आंदोलन
ये जितने भी कल नागरिकता पर हमला होगा तो नागरिकता आंदोलन, ये सब कोई खत्म नहीं होने जा रहे हैं, कुछ दौर के लिए रुके हुए हैं, फिर नए तेवर और नए ताकत से आएंगे। और इसमें भी जो ऐसे उधर इधर उधर के तत्व आ जाते हैं, उनका भी ये आंदोलन छलनी करके अलग थलग कर। मैं समझता हूं कि विमर्श तो शुरू हो गया है, लेकिन अनुभूति आधारित है, बुद्धिवादी ढंग से विमर्श अभी नहीं है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए, जो सबसे बड़ा काम फाइनेंस कैपिटल ने किया, उसने बुद्धि पर ही सबसे ज्यादा अटैक किया। उसने बुद्धि के प्रश्न को, इंटेलेक्ट को डबल करके मॉडर्निटी भी कहना लोगों ने छोड़ दिया। बीजेपी के राइज के पहले कहने लगा ये मॉडर्निटी भी चैलेंजेबल है। ठीक है, मॉडर्निटी चैलेंजेबल है, लेकिन इसका विकल्प कोई पूरी पुरानी दुनिया का अंधविश्वास तो नहीं हो सकता, भूत प्रेत तो नहीं हो सकता। तो ये सन 50 से ही एक आदमी मुझसे, इंग्लैंड से आए थे, प्रोफेसर थे वहां, तो कह रहे थे कि हम लोग भारत का टेस्ट जानना चाहते हैं। जैसे खाने पीने पर टेस्ट हो रही है अमेरिका में, ब्रिटेन में, वैसे हम लोग सांस्कृतिक टेस्ट भी समझ रहे हैं। और उस मैंने हम लोगों को बताया जा रहा है, और हिंदुत्व का भी टेस्ट हम लोग जान। तो ये केवल सावरकर का हिंदुत्व नहीं है, उसमें सावरकर की नॉवेलिटी नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन है। और रिकंस्ट्रक्शन उन्हीं लोगों का है जो पूंजी का पूरा खेल दुनिया में फैलाए हुए हैं। जहां तक हमारे देश की बात है, अभी उनको इसके ऊपर भी, क्योंकि यहाँ से उनको एक श्रम शक्ति मिल रही है, इसको आधार बना के तीसरी दुनिया के अन्य देश, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका तक है, उनकी तुलना में हमारी इकोनॉमी ज्यादा समृद्ध है, ज्यादा हम विकसित है। तो हमको आधार बना के उधर एक्सपेंड करना चाहते हैं, फैलना चाहते हैं। लेकिन वह भी तो एक पॉइंट पर सेचुरेशन में जाएगा। जो लोग बड़े बड़े आईटीज वगैरह में काम कर रहे हैं, वो लोग भी तो अपनी श्रम शक्ति का दाम समझेंगे। ऐसा नहीं कि वहां घुटन नहीं, वो भी बिल्कुल देखेंगे और बोलना शुरू होंगे। जैसे आप कहते हैं हम तो बोलेंगे, ये हम तो बोलेंगे भाव पैदा हो रहा है इस देश। अभी कब स्वरूप लेगा, ये डिपेंड करता है कि इसको स्वरूप देने के लिए एजेंसीज कैसे काम करती। ये मेरा इस बिल्कुल मामले। बिल्कुल। अखिलेश जी, आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम एक नया विषय दे गया। वो नया विषय है कि 22 के चुनाव में क्या जनता का अपना सामूहिक मत कुछ असर डालेगा या प्रभावित होगा बाहरी प्रचार से, या पार्टियों के द्वारा किए गए प्रचार से, या विपक्ष की कमजोरियों से। और 2022 के चुनाव के बाद किस किस तरह की स्थितियां हिंदुस्तान की जनता के सामने चुनौती के रूप में आएंगी, जो 2024 में मुख्य फैसले का आधार बनेंगी। क्योंकि 2024 एक ऐसा चुनाव है जिसमें बहुत सारे लोग रिटायर हो जाएंगे प्रैक्टिकली, और नई ताकत आएगी। वो नई ताकत देश को कैसे चलाएगी, इसके बारे में हम आपसे अगली बार बातचीत करेंगे जल्दी ही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अखिलेश जी नमस्कार। से अखिलेश जी से जो अगली बातचीत है उसकी प्रतीक्षा कीजिए। और जो मैंने सवाल कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे भी जुड़ा है, हमसे भी जुड़ा है, अखिलेश जी से भी जुड़ा है, सबसे जुड़ा है इस देश के लोगों से। खासकर इन 5 राज्यों के चुनाव का फैसला 2024 के लिए जनता का क्या प्रतिक्रिया लेके आता है, या जनता के लिए क्या चुनौतियां लेकर के आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अखिलेश जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संतोष।